अब तक जो बात करी थी इकोनॉमी की तैयारी कैसे करेंगे, देयर आर 7 पिलर्स। पहला पिलर एनसीईआरटी वाला जो आप खुद करेंगे। सेकंड पिलर जो था बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर की हमने बात खत्म करी थी। फाइनेंस सेक्टर आज देखेंगे। फिर आगे जैसे बजट आएगा तो फिजिकल पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, डब्ल्यूटीओ, ये वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो धीरे धीरे हम बात करते जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में जो अब तक पढ़ लिया है पिछले 3-4 लेक्चर्स में, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहले पैसा नहीं था तो बार्टर सिस्टम में समस्या थी, तो देन मनी वाज इन्वेंटेड। और फिर मनी सिस्टम के अंदर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसके अंदर मदद करने वाले लोगों को हमने बोला फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। 2 टाइप के थे, बैंक एंड नॉन बैंक। फिर हमने देखा था कि अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल ना किया जाए तो कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। उससे लड़ने के लिए आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। उसके अंदर कुछ हमने क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करी थी। क्वांटिटेटिव टूल्स एक प्रकार से दे आर जनरल टूल्स या फिर इनडायरेक्ट टूल्स। सबसे पहला था रिजर्व रेशियो, बैंक के पास जो भी पैसा आता है। एनडीटीएल के अंदर से कुछ पैसा अपने बैकअप में रख देना है। पहले हमने देखा था सीआरआर, मतलब कुछ पैसा लैंड भी नहीं करना है, कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करना है, एक तरफ रखो, दैट वाज 4%। उसके बाद आया एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कि बैंक ने कुछ पैसा कैश, गोल्ड या फिर आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटी में रखना है। पहले ये था 22%, अभी फरवरी में फिर से राजन भाई ने जो पॉलिसी अपडेट किया तो इसे कम करके कर दिया फ्रॉम 22% टू 21.5%। फिर जब राजन भाई किसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं विदाउट एनी कोलेटरल्स, तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वी कॉल्ड इट बैंक रेट। आरबीआई अपने सभी क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई लोन दे तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया करता है उसे हम बोलते थे रेपो रेट। रेपो रेट लेने के लिए कुछ गिरवे रखना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट द बैंक्स कैन नॉट यूज तो एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज। अगर एसएलआर कोटा सिक्योरिटी से कुछ उठाना है तो उन्हें फिर जाना पड़ेगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ के अंदर। और रिवर्स रेपो रेट की बात करी थी जो रेपो रेट का उल्टा होता है। इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो यू परस्यू टाइट मनी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी। सीआरआर एसएलआर बढ़ा दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू करे, और पॉलिसी रेट मतलब कि अपना रेपो रेट उसे आप बढ़ा दीजिए तो भी महंगाई से लड़ सकते हो। और डिफ्लेशन में इसे उल्टा करना है, इजी या फिर चीप मनी पॉलिसी, और सारे फैक्टर्स आप उल्टे कर दीजिए। तो ये था अपना क्वांटिटेटिव टूल्स। राजन भाई मॉनेटरी पॉलिसी को हर 2 महीने में अपडेट करते हैं, देयरफॉर वी कॉल इट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। 5वां किया था दिसंबर में, लेकिन फिर 15 जनवरी को सरप्राइज में उन्होंने रेपो रेट कम करके दिया था फ्रॉम 8% टू 775। और जो 6th मॉनेटरी पॉलिसी ऑफिशियली उन्होंने बनानी थी फरवरी में, तो यहाँ सारे रेट्स उन्होंने, बैंक रेट बदला नहीं, एमएसएफ बदला नहीं, रेपो रेट नहीं, रिवर्स रेपो रेट नहीं, सीआरआर भी नहीं, केवल इस एसएलआर को 22 से घटाकर कर दिया 21.5%। और इस कारण से करीब 48,000 करोड़ रुपीस ज्यादा स्पेयर हो जाएंगे। बैंकों को जो कोटा में रखना था इस तरफ आ गया, दे कैन लैंड इट टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, मिडिल क्लास फैमिली, जिससे इकोनॉमी में कुछ और तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करी थी क्वालिटेटिव टूल्स की। क्वालिटेटिव टूल्स में हमने देखा अक्षय कुमार, मतलब लोन टू वैल्यू रिक्वायरमेंट्स या फिर मार्जिन रेशियो। नैनो कार, डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट्स, ईएमआई, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, उसकी बात। स्टालिन का पुस्तर, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, और उसके अंदर जो क्रेडिट रेशनिंग वगैरह की जाती है। और फिर देखा था मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। तो ये सारे क्वालिटेटिव टूल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव टूल्स या फिर डायरेक्ट टूल्स। उसके बाद जो बात करी एवोल्यूशन में, अंग्रेजों के जमाने में क्या था, आजादी के बाद इस सारी बैंकों ने गरीबों का कोई कल्याण किया नहीं, तो वी परस्यूड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हुई, तो फिर एक नरसिम्हन कमेटी बनाई गई। नरसिम्हन ने बोला कि नई बैंकों को आप आने दीजिए। 3 राउंड के अंदर बैंकों को लाइसेंस दिया गया। लेटेस्ट राउंड में जिनको मिला आफ्टर बीमल जालन कमेटी ने जो प्रोसेस किया, बंधन एंड आईडीएफसी, और फिर इन पे ऊपर जो नॉर्म्स लगाए हैं, 1000 करोड़ का नेटवर्थ है, 25% ब्रांचिंग रूल। एक भारतीय महिला बैंक भी देखा था, बट ये एक सरकारी बैंक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, अगर वो होगा तो क्या फायदे होंगे, नहीं होगा तो क्या नुकसान होंगे, हमने देखा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पहले कौन सी स्कीम्स लगाई गई थी, क्यों खराब गई, वो भी देखा। जनधन योजना, रुपए कार्ड की बात करी। स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का फर्क देखा। इसके अंदर लेटेस्ट अपडेट जो अपने लास्ट लेक्चर के बाद आया है, स्मॉल बैंक के अंदर जितने भी लाइसेंस आए अब उसे प्रोसेस कौन करेगा, नई कमेटी बनाई गई, उषा थोरात, आप रिजर्व बैंक के एक्स डेप्यूटी गवर्नर हैं। और पेमेंट बैंक के लिए जितने भी लाइसेंस आ रहे हैं उनको कौन प्रोसेस करेगा, नचिकेत मोर, आप आरबीआई के बोर्ड के अंदर एक डायरेक्टर हैं। उसके बाद बैंक एनबीएफसी का पूरा क्लासिफिकेशन, बैंक के अंदर 2 टाइप्स रहते थे, कमर्शियल कोऑपरेटिव्स, और मेन फोकस हमने किया था आरआरबी के ऊपर। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आईफाई 4 हैं,
एक्जिम, नाबार्ड, सिडबी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके अंदर ज्यादा पीएचडी की आवश्यकता थी नहीं, केवल कि कब इसको बनाया गया, इसके फंक्शन क्या है, इसका मालिक कौन है, ये सारी बातें हमने देखी। प्राइमरी डीलर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इस प्रकार से हमने बैंकिंग जो पिलर था वो खत्म किया। आज से जो अब नया श्री गणेश करना है, फाइनेंशियल मार्केट्स, डेब्ट इक्विटी क्या होता है, जीसे टी-बिल और बहुत सारी बातें करेंगे। वंस अगेन द डिस्क्लेमर कि मैं पढ़ाऊंगा और दूसरी किताबों में और विकिपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, इन सब में कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क रहे। इसका कारण ये, जब फाइनेंशियल मार्केट है, आई रिफर टू प्रोफेसर भारती वी पाठक और इनकी किताब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा बस डिस्क्लेमर कि मैं इसके अंदर से जो भी सच्चा झूठा पढ़ा है तो भारती मैडम जिंदाबाद है। शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट चीज क्या है, हमें क्या चाहिए। मेरा एक प्लान है कि भाई मैं कोई प्रिंटिंग प्रेस खरीद लूं, करंट अफेयर्स के नोट छाप दूं और अचानक से करोड़पति बन जाऊं, ठीक है। लेकिन एक समस्या है, मेरे पास केवल 5 लाख रुपए हैं और ये प्रेस का पूरी कीमत है 10 लाख रुपए। तो बाकी के 5 लाख का इंतजाम कैसे किया जाए। एक काम ये हो सकता है कि मैं अपने 5 लाख इस किसान विकास पत्र के अंदर डाल दूं, है ना। तो फिर क्या है इसकी स्कीम कि 8 साल और 4 महीने के बाद पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 8 साल के बाद मेरे पास 10 लाख होंगे और फिर मैं प्रिंटिंग प्रेस बना के अपना काम शुरू करूं। अच्छा, सोच के बताइए क्या ये बिजनेस प्लान वायबल है? नहीं है, क्योंकि हम 2 फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट, इन्फ्लेशन, कि हाँ ठीक है 8 साल बाद मेरे पास 10 लाख रुपया है, लेकिन उसी वक्त प्रिंटिंग प्रेस की कीमत अगर 12-15 लाख हो गई तो मैं क्या करूंगा। सेकंड, मैं डिमांड अनसर्टेनिटी और बिजनेस साइकिल इन सबको भी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। अभी के लिए तो ठीक है कि हाँ ये मॉक टेस्ट बना दिया, करंट अफेयर्स का नोट चला दिया, कोई साइट चला दिया तो काम बन जाएगा। व्हाट इफ कि 8 साल बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए, कि यूपीएससी वाले ये लिखित परीक्षा के बदले आपके ब्रेन के ऊपर वो पहला ब्रेन मैपिंग का इक्विपमेंट, एक इंजेक्शन दे दिया नार्को एनालिसिस के लिए और दूसरे हाथ पे पट्टी बांध दी लाई डिटेक्शन के लिए, कि आप कितने ईमानदार हैं और किस कारण से अफसर बनना चाहते हैं। बस इसी के आधार पे आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो फिर ये मेरे जैसे टाइम पास वेबसाइट चलाने वाले, ये पीडीएफ वाले, मॉक टेस्ट वाले, कोचिंग की दुकानें, बुक पब्लिशर, सबका धंधा चौपट हो जाएगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर मैंने कंसीडर नहीं किए और बस मैं अगर ये सोच के चलूं कि मैं सेव करूंगा पैसा और कभी जाके बिजनेस करूंगा, इस प्रकार का जो भी आदमी सोचता है तो वो मैक्सिमम वो यहाँ पे चाय का गल्ला या फिर बजे की रेवड़ी, वो इनकम टैक्स सर्कल पे एक पानी का पाउच बेचने वाला कोने में खड़ा रहता है। ऐसा कोई खोपचा किंग ही बन सकता है। मैं विजय माल्या की तरह जो विजय माल्या है किंग ऑफ गुड टाइम्स, या फिर कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी का मालिक, मैं कैसे इस प्रकार से बन नहीं सकता। अलीबाबा के बारे में आपने सुना होगा, इट्स ए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उसके मालिक है जैक मा। बिफोर जैक मा बिकेम अ बिलियनर, ही वाज एन इंग्लिश टीचर इन अ चाइनीज स्कूल। तो अगर वो ये सोच के चलते कि ये मेरे चाइनीज पीटीसी के अंदर जो 2500 का पगार मिलता है उसमें से थोड़ा मैं बचा के अपनी, तो वो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने भी आईपीओ निकाला, पूरा एक्सपांड किया। तो जो ये पूरे गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी ये बोलते हैं कि भाई अपने पैसों से बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम चोरी करो, डाका डालो, चीटिंग करो, लेकिन अपना पैसा नहीं, मतलब फाइनेंस में कहीं बाहर से पैसा लाओ और फिर बिजनेस करो, समझे। तो ये पैसा मैं कैसे ला सकता हूँ? मेरे पास 5 लाख है और मुझे चाहिए 10 लाख, ये पूरा काम करेंगे। बाहर से पैसा लाएंगे तो 2 उसके जुगाड़ किए जा सकते हैं। फर्स्ट, कि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 5 लाख है, आप कुछ पैसा दीजिए और पार्टनरशिप में शुरू करते हैं, जो नफा नुकसान होगा समझ लेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैं 10 रुपए का एक ऐसे 1 लाख शेयर छाप दूं और एक सूटकेस में रखूं कि ये अपना 10 लाख का इनिशियल पब्लिक ऑफर है, आईपीओ है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, जितनी आपकी शेयर होल्डिंग बनेगी उस हिसाब से प्रॉफिट के अंदर मैं आपको डिविडेंड दे दूंगा। तो अगर इस प्रकार का कुछ मैटर किया जाए तो उसे हम बोलेंगे इक्विटी फाइनेंस। सेकंड, ये किया जा सकता है कि मैं कर्जा लेके उधारी में कुछ लेके आऊं, कि मेरी कंपनी को नफा हो या नुकसान हो, आप मुझे उधारी में पैसा दीजिए, आई विल गिव यू सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। तो इस प्रकार का कुछ किया जाए, दैट इट विल बी कॉल्ड डेब्ट फाइनेंसिंग। अब डेब्ट फाइनेंसिंग को जरा डिटेल में समझते हैं। इक्विटी और डेब्ट ये सब एक प्रकार की सिक्योरिटीज हैं। सिक्योरिटीज मतलब कागज का कोई एक टुकड़ा अगर आपके हाथ में है तो कोई व्यक्ति किसी तारीख को आपको कुछ पैसे देगा। अब वो कौन कैसे देगा, इस प्रकार से सिक्योरिटीज के अलग अलग टाइप पड़ते हैं। डेब्ट सिक्योरिटी की बात करें, अगर मैं एक कागज के टुकड़े पर लिख दूं कि ये 1000 रुपए की मेरा बॉन्ड है
मैं इस पे आपको 8% एवरी ईयर आई विल गिव यू इंटरेस्ट, और 8 या 10 साल के बाद मैं आपको पूरा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है 1000 रुपीज वो वापस कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। मेरी कंपनी को कोई भी नफा नुकसान हो, आपका तो तय है 8% आपको मिलने ही वाला है इररिस्पेक्टिव ऑफ माई प्रॉफिट। इस प्रकार की डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बहुत सारे रह सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर के मैक्सिमम मैं अपनी स्लाइड्स में कवर कर ही लूंगा, बट आगे भी आपको कुछ देखना है तो आप इन्वेस्टोपीडिया देख लीजिएगा। और ये पूरे रट के आप रखिएगा एग्जाम्पल्स। एमसीक्यू में क्या करेंगे, थोड़े ये दिए, थोड़े इक्विटी फाइनेंस वाले एग्जाम्पल, और फिर फाइंड आउट कि इनमें से सही गलत कौन से हैं। अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीद लिया तो फिर आप मेरी कंपनी के क्रेडिटर कहलाए जाएंगे। यू विल नॉट बी माई कंपनीज ओनर और प्रोप्राइटर, केवल क्रेडिटर। क्रेडिटर बनने के फायदे क्या हैं? एक तो मेरी कंपनी को कोई भी नफा नुकसान हो, योर इनकम इज फिक्स्ड। एंड सेकंड, कि जब मेरी कंपनी अगर खड्डे में चली जाए तो क्या करेंगे, हम पूरी एसेट्स का लिक्विडेशन कराएंगे, ऑक्शन कराएंगे, तो जो भी पैसा आएगा तो आपका उस पर फर्स्ट क्लेम रहेगा। समझते हैं। वापस आते हैं अपनी 10 लाख की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, उसके अंदर से 5 लाख रुपया मैंने इक्विटी फाइनेंस में जमा करवाया, मतलब शेयर्स उसके छाप दिए, जिसके अंदर 1 लाख शेयर मैंने अपने पास रखे और 4 लाख रुपए के शेयर आप लोगों के पास है। तो इस प्रकार से हम शेयर होल्डर्स या प्रोप्राइटर बन गए। और बाकी के 5 लाख का जो जुगाड़ करना था, मैं किसी बॉन्ड छाप के या उधारी में लेके आया, तो ये सारे लोग क्या हैं, कंपनी के क्रेडिटर हैं। मान लीजिए अब ये कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेशन करेगा, इसकी एसेट सारी नीलामी कर देंगे हम। और ये 10 लाख की मशीन अगर बेचे और हाथ में केवल 6 लाख आते हैं तो उसके अंदर से सबसे पहला क्लेम कौन करेगा, क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, ये लोग। तो 5 लाख मैंने इनको दे दिए, बाकी कितने बचे, 1 लाख रुपया बचा, 6 में से 5 यहाँ गए, बचा 1। अब इस 1 के अंदर शेयर होल्डिंग के हिसाब से फिर डिवीजन होगा कि अगर मैं 20% शेयर होल्डर था तो मेरे हाथ में आएंगे केवल 20,000, आपके हाथ में आएंगे 80,000। मतलब यहाँ पे जो 1 लाख या 4 लाख इन्वेस्ट किए थे वो सारे अपने चले गए, हाथ में बहुत कम पैसा आया। और असल में तो यहाँ 80,000 से भी आपके हाथ में पैसा और कम आएगा, क्योंकि इसको केवल 5 लाख नहीं देने, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, समझे आप। तो इस हिसाब से क्रेडिटर्स को फायदा रहता है, जब लिक्विडेशन हो तो शेयर होल्डर्स वगैरह को नुकसान ही रहता है। यूपीएससी में एक आसान सवाल पूछ लिया, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड इट्स शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, डेब्टर्स या फिर क्रेडिटर्स। क्या है, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। मैंने जो एग्जांपल पहले बताया उसके अंदर डिबेंचर भी एक प्रकार का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, दिस पीपल आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग क्या है, गिल्टेड सिक्योरिटी, जंक बॉन्ड्स, बॉन्ड डिबेंचर का फर्क, ओएफसीडी, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, बहुत सारी बातें। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब ऋण साधन या ऋण विलेख, इतना हिंदी कौन करता है। क्रेडिट रेटिंग समझते हैं। हर शुक्रवार को एक नई पिक्चर आती है, इंडियन एक्सप्रेस वाला 5 में से स्टार देगा, मिर्ची वाले इतनी मिर्चियां दे दी। एक फिल्म आई थी शाहिद कपूर की, आर राजकुमार, तो एक्सप्रेस वाले ने उसको एक भी कोई भी स्टार नहीं। तो पिक्चर कितनी अच्छी बुरी है हमें कोई रिव्यू दे देता है। अगर किसी कंपनी या किसी सरकार ने अपने बॉन्ड निकाले तो वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका रिव्यू कौन देगा। ऐसा काम करने वाली एजेंसीज को हम बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, बहुत सारी। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का एक ग्राफ है। जो बहुत बढ़िया कंपनी या बहुत बढ़िया देश हैं उनकी सिक्योरिटीज यहाँ पे रहेंगी, ये वाले ग्रीन पोर्शन में, AAA, AA, उस प्रकार से रेटिंग। तो इनको हम बोलेंगे गिल्टेड सिक्योरिटीज। और इस साइड पे जो रहेंगे खड्डे में जाने वाली कंपनियां, देश, CCC, CD, ये सब हम बोलेंगे जंक बॉन्ड्स। सेबी का नियम ये है कि आप कोई भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करें, अगर इसकी मैच्योरिटी 18 महीने से ज्यादा है तो आपने उसका क्रेडिट रेटिंग करवा के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सहारा वाले ने अपना जो पूरा गेम खेला उसमें उसने क्रेडिट रेटिंग नहीं करवाया था और बहुत सारी अलग भी इरेगुलरिटीज कमिट की थी। फ्यूचर लेक्चर में बात करेंगे। वापस आते हैं गिल्टेज एंड जंक बॉन्ड्स। गिल्टेज ऐसी सिक्योरिटीज की जहां पे आपका रिटर्न एश्योर है कि ये लोग कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे, पेमेंट में आपको मिलता रहेगा माल। लेकिन जो बोलते हैं बिजनेस में नो रिस्क नो हाई रिटर्न, तो यहाँ पे क्योंकि अश्योर्ड रिटर्न है तो इन लोगों को आपकी इतनी गरज भी नहीं है कि लाओ भैया हमको पैसा दे दो। दे विल गिव यू वेरी स्मॉल प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट। यहाँ पे होगा कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड तो सब जानते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट तो सबसे ज्यादा रिलायबल है।
तो अमेरिकन गवर्नमेंट रिलायबल है, तो उसने अपने ट्रेजरी बॉन्ड इश्यू किए, तो उसपे उन लोगों को केवल 2 या 3% इंटरेस्ट रेट ही आपको पे करेंगे। उसके सामने जंक बॉन्ड्स, ऐसी कंपनियां की जो कब उठ जाए कोई भरोसा नहीं है, और जब उठ जाए तो उसकी एसेट का अगर आप लिक्विडेशन भी करें तो इतना कम पैसा आएगा कि आपको रिकवर नहीं कर पाएंगे। हमने देखा 6 लाख की मशीन, 10 लाख की मशीन को अगर 6 लाख में बेचा तो 5 लाख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए वो 1 लाख में ही बिकी होती तो क्या हालत होती है ना। तो इस प्रकार की अगर कंपनियां फिर अपना कोई बॉन्ड डिबेंचर निकालना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे विल हैव टू ऑफर हायर रिटर्न्स, 15-17% इस प्रकार से चलते हैं। तो ये सारे क्या है, जंक बॉन्ड्स। अब फोकस यहाँ पे थोड़ा कर ले गिल्ट एज सिक्योरिटीज। कोई भी देश उसको उधारी लेनी है और वो अगर अपने बॉन्ड डिबेंचर जो छापता है, दो आर कॉल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स, तो उनकी क्रेडिट रेटिंग जब करवाई जाती है, मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इन दोनों का मैंने नंबर लिया है। अपना भारत देश महान कहाँ पे है, मूडी के अंदर अपना चल रहा है अभी क्रेडिट रेटिंग Baa3, और ये अपना स्टैंडर्ड एंड पुअर्स में BBB-। आप यहाँ ग्रेड पे देखिए, इन्वेस्टमेंट, यहाँ से अगर रेटिंग थोड़ी भी कम हो जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जंक स्टेटस में। तो ये लोग, ये मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर, इनको क्या सपना आ जाता है, ये लोग कैसे क्रेडिट रेटिंग करते हैं भारत की। फर्स्ट दे कंसीडर कि आपके देश की फिजिकल डेफिसिट क्या है, मतलब सरकार को आमदनी कितनी होती है, सामने खर्चा कितना करते हैं, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट है कि नहीं, महंगाई कितनी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई बॉटलनेक है क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, उसके अंदर आपकी क्या पॉलिसी है, जीडीपी ग्रोथ के क्या प्रोजेक्शन है, ये सब देख के फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग बनाई जाती है। और अभी न्यूज़पेपर में ये बात चल रही थी कि क्योंकि नरेंद्र मोदी इन सबके अंदर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 2015 मिड या फिर लेट 2015 में क्रेडिट रेटिंग को ये सारी संस्थाएं थोड़ा इंप्रूव कर देंगी। खैर, ये क्रेडिट रेटिंग बढ़े नहीं बढ़े इससे हमको क्या फर्क पड़ता है, सरकार को क्या फर्क पड़ता है, बॉन्ड यील्ड और उसके हिसाब से हम ये समझेंगे। सबसे पहले ये बॉन्ड यील्ड चीज क्या है। मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड खरीदा, 100 रुपए का है, उस पर 8% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 5 साल के बाद ओरिजिनल प्रिंसिपल विल बी रिटर्न टू मी। मैं इसको 1 साल अपने पास रखूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 8 रुपए मिलेंगे, ठीक। और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 रुपए। तो मेरी बॉन्ड यील्ड यहाँ पे क्या हुई, 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मिलेगा मुझे 8%। अब मैं अगर 5 साल तक रखता रहूं तो मुझे पैसा और मिलता जाएगा, और 5वें साल में मुझे ये ओरिजिनल 100 रुपीज वापस मिलेंगे। लेकिन किसी कारण से मुझे पैसा जल्दी चाहिए, ये मुझे 100 रुपए तो या उससे कुछ पैसा तुरंत चाहिए, इमरजेंसी है, तो मैं ये अपना बॉन्ड किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दूं फॉर 90 रुपीज। वो व्यक्ति अपने पास ये बॉन्ड 1 साल तक रखे तो उसे भी कितना पैसा मिलेगा, 8 रुपीज, है ना। इंटरेस्ट तो हर साल 1 रुपीज ही मिलेगा, लेकिन इस बंदे का इन्वेस्टमेंट कितना है, 90 रुपीज। तो अब आप यील्ड यहाँ पे निकाले, 8 डिवाइडेड बाय 90, तो कितना मिलेगा, 8.89। अब उस बंदे को भी बाद में मजा नहीं आ रहा है और वो किसी तीसरे को बेच दे 80 रुपए में, तो उस तीसरे बंदे का क्या है, इन्वेस्टमेंट 80 रुपीज, और उसको भी 1 साल में क्या मिलेगा, 8 रुपीज। तो उसकी यील्ड क्या बनेगी, 10%। तो मुझे सोच के बताइए कि जब बॉन्ड का प्राइस नीचे गिरे तो उसकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है। आप ये फोकस करिए, जो बॉन्ड का प्राइस कम हो रहा है 100, 90, 80, और बॉन्ड यील्ड हर किस में क्या है, 8, 8.8, 10%। तो मतलब बॉन्ड का दाम जैसे गिरता है, बॉन्ड यील्ड उसकी बढ़ती है। खैर, अब ऐसा कोई व्यक्ति, मान लीजिए सेकंड बायर, उसके पास उसने ये 90 रुपए में खरीदा है और बाकी के मैच्योरिटी पीरियड तक वो अपने पास इसे संभाल के रखे, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और 5वां, तो फिर उसकी कितनी यील्ड बनी, इसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। इसका ये फॉर्मूला है, कोई पूछेगा नहीं, दिस इज ओनली फॉर, अगर इंटरव्यू वगैरह में आपको पूछा जाए यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होती है, तो यही कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट खरीदा मैच्योरिटी तक आप रखें तो उस पे उसे आपको क्या प्रॉफिट या रिटर्न मिल रहा है। अब ये बॉन्ड यील्ड और सरकार को क्रेडिट रेटिंग की क्यों परवाह करनी चाहिए, ये हम समझे। हमने देखा गिल्ट एज सिक्योरिटी के अंदर रिटर्न आपका एश्योर है और उस कारण से इनको आपकी अभी कोई गरज नहीं है कि आना है तो आओ, तो वो आपको रिटर्न बहुत लो दे रहे हैं। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर मिलता है आपको 2% इंटरेस्ट रेट। अब किसी कारण से ये सरकार या उसके बाद की सरकार एकदम खड्डे में चली जाती है, पॉलिसी पैरालिसिस एंड एवरीथिंग, और फिर लोगों को ये भय रहता है कि ये सरकार कब उठ जाएगी और हमारा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। इन दैट केस देयर विल बी पैनिक सेल, कि मान लीजिए मैंने अगर $100 में एक बॉन्ड खरीदा है, मैं अपने पास रखूं तो मुझे कितना मिलेगा हर साल, $2, मेरा यील्ड है अभी 2%। लेकिन मैं पैनिक हो गया कि यार ये कब खड्डे में चला जाएगा, मैं किसी और को बेच के निकल जाता हूँ,
तो मैं किसी और को ये 100 रुपए का ही बॉन्ड 50 रुपए में बेच के चला जाऊं तो सेकंड पर्सन का यील्ड क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 50, उस केस में बन गया 4%। तो मतलब इस प्रकार से बॉन्ड यील्ड बढ़ता जाएगा। तो मतलब आपने कम भी पैसा रोका, बाय डिफॉल्ट आपको तो 2% ही मिल रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट वाइज आपको पहले से ज्यादा मिल रहा है। जब ऐसे खड्डे में सिस्टम जाती रहेगी, बॉन्ड यील्ड कम बढ़ती रहेगी, तो फिर ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडी, ये लोग अपनी क्रेडिट रेटिंग इस सरकार के लिए कम कर देंगे। जब क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम जब इनको उधारी में पैसा लेना होगा और नेक्स्ट टाइम जब ये लोग बॉन्ड इशू करेंगे तो इन्हें फिर ज्यादा रिटर्न ऑफिशियली ऑफर करना पड़ेगा कि हम 5% या 7%। तो इस प्रकार से जंक बॉन्ड की तरफ ये लोग गति करेंगे। देयरफॉर बॉन्ड यील्ड इनके लिए महत्वपूर्ण है और क्रेडिट रेटिंग भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। ये बात सरकारों को भी लागू पड़ती है और कॉर्पोरेट्स को भी लागू पड़ती है। एमसीक्यू के लिए खैर 2 बातें आप रट लीजिएगा। फर्स्ट, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बीच इनवर्स रिलेशन है। हमने जो समझा, बॉन्ड का दाम जैसे नीचे आएगा बॉन्ड यील्ड बढ़ती जाएगी, ये इनवर्स रिलेशन में है। सेम वे इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का प्राइस ये भी इनवर्स रिलेशन में है। ये कैसे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ग्राफ फॉर्मूला से समझा सकते हैं, बट मैक्सिमम यूटिलिटी की कोई एमसीक्यू में पूछ लेगा तो बस इतना रट्टा ही मारो, यील्ड बॉन्ड प्राइस इनवर्स रिलेशन, इंटरेस्ट बॉन्ड प्राइस इनवर्स रिलेशन। अब समझते हैं बॉन्ड और डिबेंचर के बीच क्या फर्क है। बॉन्ड, ये तो हम समझते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी के वक्त प्रिंसिपल वापस आ जाएगा। तो ऐसा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट निकाला जाए तो ब्रिटेन के अंदर लोग उसको बोलते थे बॉन्ड, और अमेरिका में ऐसी चीज को बोलते थे डिबेंचर। तो बॉन्ड और डिबेंचर एक ही चीज है, केवल यूएस और इंग्लैंड के अंदर बोलने में फर्क है। ये पहला डिफरेंस। सेकंड, कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ किताबें ये इंटरप्रेट करती हैं कि अगर सरकार या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट इश्यू करे तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड, और अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट इशू करे तो उसे हम बोलेंगे डिबेंचर। कुछ लोग आगे भी चलते हैं कि स्टैंप ड्यूटी कौन कितनी भरेगा इस हिसाब से क्लासिफाई करे, बट यूपीएससी के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। एडमैक्स बॉन्ड डिबेंचर तो ये कौन से देश में है और कौन इशू करता है, इस प्रकार से कुछ लोग उसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब आगे बढ़े, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, नाम से ही सीधा है, म्यूनिसिपल बॉन्ड कौन देखेगा, म्यूनिसिपैलिटी वाले इशू करेंगे। 1997 के अंदर बेंगलोर म्यूनिसिपैलिटी ने सबसे पहले ऐसा म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया कि हमको उधारी में आप लोग पैसा दीजिए और हम कुछ डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन इस केस के अंदर कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट उनकी गारंटर थी कि ये वाले आपको पैसा अगर नहीं देंगे तो इन्वेस्टर को हम पैसा दे देंगे। 98 के अंदर अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी ने भी अपना बॉन्ड इशू किया, लेकिन इस समय गुजरात सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वो अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी का आप लो, वो दे तो भी दे, नहीं दे तो ये आप सब देख लीजिएगा। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंटली लॉन्च्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड कौन था, अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी 1998 100 करोड़ का वो निकाला था। कुल मिला के 10,000 करोड़ तक के बॉन्ड म्यूनिसिपैलिटी इस प्रकार से इशू कर सकती है, पैसा जमा करके कुछ डेवलपमेंट किया जा सकता है। बट अगर निकाले तो हार्डली 1400 करोड़ का ही इन्होंने इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट ऑफर किया है और कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी एक नई स्कीम लाए, स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज बनानी है तो ढेर सारा पैसा चाहिए। पैसा कहां से लाओगे आप? एक तो कि एफडीआई रिलैक्स कर दिया, सेकंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ये इन्फोसिस टीसीएस वालों से कुछ कंप्यूटर का सिस्टम फिट करवा दिया, थोड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इस प्रकार से लेके आए। लेकिन इसके अलावा भी म्यूनिसिपैलिटी भी कुछ अपनी तरफ से पैसा जमा करके कुछ डेवलपमेंट करे। इसके लिए सेबी ने म्यूनिसिपल बॉन्ड के अंदर लेटेस्ट कुछ रिफॉर्म्स नए लाए हैं, वो समझ लेते हैं। सेबी की 2015 की गाइडलाइंस फॉर द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। फर्स्ट, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के कुछ डेवलप करना है तो म्यूनिसिपैलिटी ने अपनी जेब से 20 करोड़ निकालने होंगे और बाकी का 80 करोड़ का फाइनेंस वो बॉन्ड इशू करके ला सकते हैं। तो फर्स्ट रूल की 20% प्रोजेक्ट कॉस्ट अपनी जेब से निकालो। सेकंड, बॉन्ड टेन्योर का मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, मतलब कोई डंका प्रोजेक्ट और 3-4 साल तक बना के फिर हम करेंगे। ऐसा नहीं कि इस बार लाइट बिल ज्यादा आया है तो 1 हफ्ते के लिए बॉन्ड निकाला और फिर वापस करेंगे, नो। थर्ड, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी का अपना फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। पहले अगर बॉन्ड इशू किया है, कहीं से लोन लिया है, अगर वो का काम का ठीक नहीं था तो सेबी विल नॉट गिव देम परमिशन टू इशू न्यू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब हवाई मान लीजिए कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के बॉन्ड इशू कर दिए, तो शर्त ये भी है कि 75% ऑफ द बॉन्ड मस्ट बी सब्सक्राइब। अगर उससे कम हो, मतलब कि मेरी म्यूनिसिपैलिटी के मैंने 100 करोड़ का बॉन्ड निकाला है, आपने केवल 25 करोड़ तक ही सब्सक्राइब किया, बाकी कोई नया आदमी इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इस केस में मुझे बाकी के जो 25 करोड़ गए हैं, जो लोग बॉन्ड खरीद के गए, उनको भी उनके पैसे मुझे वापस कर देने होंगे।
प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, अगर ये लोग चाहे तो अपने क्लाइंट का जो भी प्रीमियम में पैसा आता है वो म्यूनिसिपल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेबी ने परमिट किया है। खैर एमसीक्यू के अंदर तो बहुत लेकिन यूटिलिटी नहीं, लेकिन जब बात आए जनरल स्टडीज का पेपर और उसके अंदर मुख्य परीक्षा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें आती हैं तो फिर कुछ पूछा जाए स्मार्ट सिटी फाइनेंस और वगैरह, तो थोड़े फॉर्डर पॉइंट्स आप यहाँ से कोट कर सकते हैं कि कैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड और उसके अंदर क्या रिलैक्सेशन दिए गए थे। ओएफसीडी समझते हैं। ओएफसीडी का मतलब है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या है ये? डिबेंचर है मतलब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, आप हर साल आपको कुछ ब्याज देंगे और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल परत करेंगे। अगर मेरी कंपनी का ऐसा आपने कुछ खरीदा है और मैं आपको ऑप्शन दूं कि भाई 1 साल के बाद आप मुझे अपने 3 अगर डिबेंचर देंगे तो मैं उसके सामने आपको कंपनी का एक शेयर दूंगा, ठीक है? तो डिबेंचर के सामने अगर मैं आपको शेयर देने का ये एक प्रकार का ऑप्शन देता हूं, देन इट विल बी कॉल्ड ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सहारा स्कैम पूरा इसके अराउंड सेंटर्ड है। तो इस प्रकार का अगर कुछ किया जाए तो उसके अंदर कंपनी और उसके इन्वेस्टर के बीच रिलेशनशिप में क्या फर्क आ जाता है? डिबेंचर आपके पास है और आपने अगर उसको तब्दील करवा के शेयर खरीद लिया तो क्या होगा? कंपनी ने आपको नियमित रूप से अब इंटरेस्ट पे नहीं करना है क्योंकि आप शेयर होल्डर है। तो अगर मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसके अंदर से डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई डिविडेंड नहीं देना है। तो मतलब कंपनी को इस प्रकार से मजा आएगा। सामने इन्वेस्टर को कैसे मजा आ सकता है? फर्स्ट कि अगर कंपनी हायर प्रॉफिट कर दे तो अगर आप डिबेंचर ही लेके चलते तो देन इट वाज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अगर शेयर है आपके पास तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के कंपनी बड़ा प्रॉफिट करेगी तो मुझे बड़ा डिविडेंड मिलेगा। तो इस प्रकार से ये गेम में ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर के कुछ और प्रकार, नॉन कन्वर्टेबल जहां पे इस प्रकार के ऑप्शन नहीं दिए जाते। पार्शियली कन्वर्टेबल कि 100 रुपए का डिबेंचर अभी खरीदो, बाद में 30 रुपीज का हम कन्वर्ट कराएंगे, 70 का चालू रखेंगे। फुल्ली कन्वर्टेबल कि आपको कुछ साल के बाद कंपलसरीली मैं आपको वो डिबेंचर के बदले शेयर दे ही दूंगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑप्शनली कन्वर्टेबल जो हमने अभी समझा, कुछ ऐसे रहते हैं रिडीमेबल वर्सेस इरिडीमेबल। अगर एक डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल, मतलब 10 साल के बाद आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल वापस करना है, तो कुछ केस में कि 10 साल पहले आप मुझसे आके वो पैसा मांग नहीं सकते। कुछ कंपनियां ऐसा करेंगी कि रिडीमेबल रखेंगी कि हाँ 5 साल के बाद भी आओ तो मैं दे दूंगी, लेकिन थोड़ा पैसा काट के, जैसा एफडी में होता है, टाइम से पहले ब्रेक कराओगे तो क्या होगा। और लास्ट टाइप, कुछ डिबेंचर और बॉन्ड वगैरह में इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलता है वो फिक्स रहता है, इररिस्पेक्ट कि कंपनी ने प्रॉफिट किया, इकोनॉमी कैसे चल रही, कोई बात नहीं। और कुछ जो डिबेंचर या बॉन्ड निकाले जाते हैं जो किसी इंडेक्स के साथ लिंक कर दिया जाए कि सेंसेक्स में इतना चढ़ा उतार आएगा या फिर इन्फ्लेशन में इतना चढ़ा उतार आएगा, तो हम उस प्रकार से आपको ज्यादा या कम पैसा